दोस्तों, दिखावट के इस कार्यक्रम में मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और अभिवादन करता हूं। आज का यह कार्यक्रम इस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि इसमें एक पाकिस्तानी शायरा सारा शगुफ्ता की कविता यात्रा पर एक व्याख्यान होने वाला है, जिसके लिए लखनऊ से कवयित्री और लेखिका उषा राय जी को आमंत्रित किया है। उषा राय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आप सभी को। उषा जी ने सारा शगुफ्ता की कविताओं पर लंबे समय से काम किया है और जैसा कि उनके व्याख्यान से भी मालूम हो जाए कि सारा शगुफ्ता कितनी महत्वपूर्ण कवयित्री शायरा रही। शायद एक उत्सुकता आप लोगों के मन में हो कि आखिर सारा शगुफ्ता कौन थी। तो मैं सारा के बारे में आपको एक संक्षिप्त परिचयात्मक तथ्यात्मक बातें बताना चाहूंगा। सारा शगुफ्ता का जन्म 31 अक्टूबर 1954 को पाकिस्तान के गुजरांवाला में हुआ। पाकिस्तान के उत्तर आधुनिक उर्दू शायरों में उनका विशिष्ट स्थान है। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने व्यथापूर्ण जीवन को आधार बनाकर गद्य शैली में इकबालिया नज़्में लिखने में वे अपनी मिसाल आप रही हैं। निजी जीवन में बार बार मिले आघातों से विचलित होकर उन्होंने 4 जून 1984 आत्महत्या कर ली थी। एक शायरा के लिए या शायरा को आप वहां तक धकिया दें जहां उसे आत्महत्या करने से यह एक बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा है। उनकी मृत्यु के बाद उनके मित्रों ने उनकी नज़्मों को इकट्ठा कर 1985 में आंखें शीर्षक से छपवाया। यह उनकी नज़्मों का पहला संग्रह था। बाद के वर्षों में उनकी और भी बहुत सी नज़्में मिली, जिन्हें इकट्ठा कर 1993 में नींद का रंग शीर्षक से छापा गया। एक दकियानूसी समाज के अन्यायों का शिकार बनी सारा की शायरी को उनकी मौत के बाद व्यापक तौर पर सराहना मिली। एक बात और वो बड़ी बात है कि सारा की मित्र पंजाबी की सुप्रसिद्ध लेखिका अमृता प्रीतम थी। अमृता प्रीतम ने सारा पर एक किताब लिखी जो कि उनकी जीवनी है, सारा की जीवनी है। एक थी सारा। तो सारा शगुफ्ता को लेकर के भारतीय साहित्यिक समाज में भी एक दिलचस्पी रही है
और उनके जीवन पर कई नाटक भी लिखे गए हैं जो मंचित किए गए। तो ये सारा शगुफ्ता का एक बहुत ही संक्षिप्त परिचय आप कहें कि दी गई है। अब सारा शगुफ्ता की जीवनी अमृता प्रीतम ने लिखा, लेकिन उससे कम बड़ा काम अर्जुमंद आरा ने नहीं किया है, उससे बड़ा काम किया है। अर्जुमंद आरा ने सारा शगुफ्ता की कविताओं का, उनकी शायरी का हमारे बीच लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अर्जुमंद आरा ने उनकी कविताओं का हिंदी में अनुवाद किया और संग्रहों के रूप में राजकमल प्रकाशन ने उन्हें छापा है। अर्जुमंद आरा दिल्ली विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग में प्रोफेसर रही। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से उर्दू साहित्य में उच्च शिक्षा प्राप्त की। आलोचना और अनुवाद के क्षेत्र में सक्रिय रही और तमाम लेखकों की रचनाओं को उन्होंने उर्दू, हिंदी, हिंदी, उर्दू में अनुवाद के माध्यम से किया है। तो आज हमने 3 स्त्री रचनाकारों के बारे में यहाँ बात हुई। तो अर्जुमंद आरा जो सारा शगुफ्ता की कविताओं को हिंदी पाठकों के लिए उपलब्ध कराया। दूसरे सारा शगुफ्ता और तीसरे उषा राय जी जो सारा शगुफ्ता की कविताओं से आपका परिचय कराएंगी अपने व्याख्यान के माध्यम से और अर्जुमंद आरा द्वारा अनुदित सारा शगुफ्ता की कुछ कविताओं का पाठ भी करेंगे। तो मैं उषा राय जी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि हिंदी समाज को सारा शगुफ्ता की रचनाओं से हमें परिचित कराएं और 31 अक्टूबर दूर नहीं है। आज हम लोग 17 सितंबर आज की तिथि है और सारा शगुफ्ता का जन्मदिन 31 अक्टूबर है। तो चलिए हम उनके जन्मदिन को तो नहीं, लेकिन आज हम उनको शिद्दत के साथ याद करते हैं। तो मैं उषा राय जी को आमंत्रित करता हूँ। उषा राय। आप सबको नमस्कार करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश श्रीवास्तव जी। आपने सारा शगुफ्ता की कविताओं में इतनी दिलचस्पी दिखाई और जल्दी से जल्दी कार्यक्रम तैयार करने का बीड़ा उठाया और बहुत बहुत धन्यवाद लिखावट मंच का जिसके माध्यम से सारा शगुफ्ता की इतनी पावरफुल कविताएं, इतनी सशक्त कविताएं जिनको पढ़ करके मैं बहुत चकित रह गई थी कि इतनी पावरफुल कविताएं लिखने वाली कवियत्री ने आत्महत्या क्यों किया। और जब आप देखेंगे कि इनकी कविताएं किस तरह से सीमाओं को तोड़ते हुए ग्लोबल होती चली जाती हैं और सारा शगुफ्ता का महत्व या जो भी है आज मैं इस लेख के माध्यम से आपको पढ़ करके बताने जा रही हूँ, सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है कांटों पर कोई मौसम नहीं आता। कांटों पर कोई मौसम नहीं आता। ये मेरा लेख है। मैं शुरू करती हूँ इसको और बीच में कुछ कविताओं का भी पाठ करूंगी जिससे आपको उनकी कविताओं का जायका मिलेगा।
ये जो है बिल्कुल मैं शुरू करती हूँ। कील की तरह चुभती हुई ढेरों पंक्तियां लिखने वाली उर्दू कवि सारा शगुफ्ता, जन्म 31 अक्टूबर 1954, मृत्यु 4 जून 1984 की कविता उनके जीवन की तरह ही मुफलिसी, जिल्लत, गालियां, अंधेरा, मौत, कब्र, लहू, पत्थर, चिराग और पस्तियों की कविता है। कहते हैं कि कब्रों में अर्थात मृत प्राय लोगों में व्यंग्य नहीं होता, वह तो धड़कते दिलों में होता है। सारा की कविताओं में व्यंग्य कुलतार की तरह बहता है। उनमें आजादी की चाहत के साथ ही सीमाओं की तोड़ फोड़, भावनात्मक उथल पुथल, घात प्रतिघात के दृश्य, सहजीवता और संगीपना की चाहते हैं और वर्जनाएं भी हैं। उनकी कविता में प्रगतिशील रुझान की नई चमक और अर्थवत्ता है। क्रांतिकारी तेवर की अति यथार्थपरक कविताएं उन्हें पोस्ट मॉडर्न कवि बनाती हैं। बहुत पहले अमृता प्रीतम की पुस्तक एक थी सारा में सारा शगुफ्ता को पढ़ा था, फिर उनका कोई जिक्र नहीं मिलता। अभी हाल ही में मुझे उनकी 2 संग्रह आंखें और नींद का रंग, ये मुझे देखने को मिला। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये है उनका आंखें ये उनका थोड़ा और आगे करिए जी, ऊपर, हाँ, और आगे ले आइए इसी में। हाँ, ये है आंखें, उनका कविता संग्रह है, और दूसरा है नींद का रंग। नींद का रंग, तो ये दोनों संग्रह मुझे हाल ही में देखने को मिले और मैं इनकी कविताएं पढ़ करके चकित रह गई थी, और इसी ने मुझे ये मजबूर किया लिखने के लिए। तो आगे है, और यह जो दोनों संग्रह है यह राजकमल पेपरबैक से प्रकाशित है। इसका पहला संस्करण वर्ष 2022 का है। इन दोनों किताबों का हिंदी में लिप्यांतरण और संपादन दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर अर्जुमंद आरा ने किया है, और इन कविताओं की भूमिका भी लिखी है। दोनों किताबों में उन्होंने भूमिका भी लिखी है। अपनी शायरी छपा हुआ देखने की हसरत लिए 4 जून 84 को सारा शगुफ्ता ने यह निश्चय किया कि उन्हें कराची ही नहीं बल्कि दुनिया छोड़कर जाना है, और रेल पर चढ़कर नहीं, रेल से कटकर। बहुत दुखद है ये। उन्होंने आत्महत्या कर लिया जबकि आंखें का मसौदा वो तैयार कर चुकी थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में छपा हुआ नहीं देखा और इसका पूरा मसौदा वो उर्दू में तैयार कर चुकी थी। उनकी मृत्यु के बाद 1984 में उनकी मृत्यु होती है, और मृत्यु के तुरंत बाद इनका होता है 85 में ही उनके मित्रों ने मिल करके उनकी नज्मों की किताब छपवाई, आंखें के ही तरफ से। फिर बाद में उनकी अन्य नज़में ढूंढी गईं। तो उसके बाद से दूसरा जो मसौदा तैयार हुआ वो था नींद का रंग छपाया गया। ये लगभग 1983 में 93 में छपवाया गया। ये दोनों संकलन उर्दू भाषा में छपवाए गए थे। बाद में उनकी नज्मों का अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ, जिसे असद अलवी ने द कलर ऑफ स्लीप एंड द अदर पोएम्स के नाम से किया। जी, सारा शगुफ्ता एक पाकिस्तानी कवि हैं। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1954 को
अब 1954 को गुजरावाला के एक गरीब परिवार में हुआ था। इस गरीबी से वे बराबर टक्कर लेती रही। माँ की मजबूरियां, पिता का दूसरी पत्नी के साथ रहना, उम्र के 14वें साल में ब्याह जाना, यह सब कुछ उन्हें अपने घर से तोहफे के रूप में मिला। उन्होंने 4 शादियां की और 4 तलाक हुए। उनके 3 बच्चे हुए और तीनों बच्चे उनसे छीन लिए गए। मुहर्रम के मौके पर मातम देखकर लगता है कि दुख की इंतहा है, लेकिन सारा शगुफ्ता की शायरी पढ़कर लगता है कि यह कभी न खत्म होने वाला मातम है और यह मातम उन्हें लड़ने का मकसद देता है और अंततः उनका पूरा जीवन एक लड़ाई में बदल जाता है, जहालत, मुफलिसी, मर्दवाद की अंधेर गर्दी के खिलाफ। वे उन सब लोगों के साथ जुड़ जाती हैं जो दुखी और निराश हैं। वे कहती हैं, टूटे हो जरा और लहू अंगार करो। गुनाह की चादर इंसान की चादर से छोटी होती है। अवाम की सहन शक्ति पर वे कहती हैं कि इंसान से जब्त तो हाँ मांगती है, मुझे अपने बेवतन बदन की कसम, रोटी हमेशा आग पर पकती है। रोटी हमेशा आग पर पकती है। कविता बेवतन बदन को मौत नहीं आती से। नसरी नज्म भी कहती हैं कि शायरी कोई झनकार नहीं है। आप यहाँ पर विद्रोहीपन देखिए उनका, कि शायरी कोई झनकार नहीं है जो ताल पर नाचती रहे। गया वक्त जब ख्वाजा सरा टूटी कमान होते थे। इस प्रकार सारा की नज्मों की दुनिया बिल्कुल अलग है। वहां केवल दबे पांव ही जाया जा सकता है, किसी पूर्वाग्रह या मानदंड को लेकर नहीं। विद्रोही सारा की नज़में एक मजे हुए शायर की नज़में हैं जो उनके दिल के लहू में सुर्ख फूल की तरह तैरती हैं और वे फूल के दुख से महकती हैं। अपने कहने की कला में और लेखन की बुनावट में सारा की कविता का कोई सानी नहीं है। उनकी कविता में अलग अलग संदर्भों में पाश्चात्य लेखक आते हैं, जैसे राम्बो, फ्रायड, बियात्रिचे, कीट्स, गेटे, दांते, शेक्सपियर आदि। साथ तो बार बार आते हैं। उनकी कविताओं में मीराबाई, सोहनी, लैला भी आती हैं। सारा ने ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी की सैफो नाम की एक आइकान कवि को याद किया है, जिनकी समलिंगी अवधारणा और कामुक कविताओं की काफी चर्चा थी। नज्म आधा कमरा के कुछ उदाहरण से उनके अध्ययन और बेबाकीपन का परिचय मिलता है। सैफो मेरी सैफो, मीराबाई की तरह मत बोलो। सैफो मेरी सैफो, मीराबाई की तरह मत बोलो। दूसरी लाइन है, सार्त्र फ्रायड के कमरे में चला गया, वो अपनी थ्योरी से गिर पड़ता। यह ठीक ही कहा था सारा ने कि सहीफा, खुदा की किताब, सहीफा लिखने का इल्हाम केवल उन्हें ही हुआ था। चीजों को तरतीब से रखना और कायदे से लिखने का खुदा से काफी तल्ख बातें होती हैं। यही सारा की बंदगी और कन्फेशन है। सारा ने टूट कर खुदा को याद किया है और आस्तिकता नास्तिकता दोनों से परे हो गई।
उनकी कविताओं में मर्दवाद से पीड़ित औरत के दासता की कहानी है जो बहुत ही तकलीफदेह है। आंखें की एक कविता में वे कहती हैं कि मेरे बच्चे हाथ से जाते रहे, मैं बिस्तर पर गड़ी रही, वो मुझसे खेलता रहा। सारा ने अपने आप को कतई नहीं बख्शा है, कहीं नहीं बख्शा है। रंडी, हरामजादी जैसी गालियों को भी उन्होंने अपनी कविता का विषय बनाया। सवाल ये उठता है कि सारा की कविताओं का जिक्र क्यों नहीं किया जाता? आखिर उन्हें हाशिए पर क्यों डाल दिया गया? शायद परंपरागत उर्दू कविता से अलग उनकी कविताओं की यौन शब्दावलियां बुद्धिजीवी समाज को नागवार गुजरी। सारा शगुफ्ता की कविताओं में स्तन, स्तन और शर्मगाह योनि शब्द का बार बार प्रयोग आता है, लेकिन कहीं भी वह आनंद के लिए नहीं, हमेशा छल, कपट, पीड़ा और शोषण का प्रतीक बनकर आता है। आजादी की तीव्र आकांक्षा लिए सारा इन यौन बिंबों से शायद दकियानूस समाज की जकड़न को तोड़ना चाहती थी। उदाहरण, मोहब्बत की खूंटी पर हजारों औरतें नंगी अपनी अपनी शर्मगाह में दफन होती चली जा रही थी। उनमें से एक वो भी थी, उनमें से एक वो भी थी कविता जिंदा कैलेंडर। सातवां बुत दूसरी कविता से लिया है। सातवां बुत मेरी शर्मगाह से अपनी मोहब्बत के तकमील करता था और मेरी पिस्तानों से अपनी नहरों के सीने चौड़े करता था। कविता मेरा रब से। सारा अपनी कविता में व्याकरण की धज्जियां उड़ाती, वाक्य उलट बांसी के करीब पहुंच जाते हैं। कारक से कर्ता गायब, संबंध गायब, कर्म खुद ही काम करता है। वे भारी भरकम फलसफों को एक नन्ही सी लाइन में पिरो देती है। ये पिरोना उन्होंने किसी उस्ताद से नहीं सीखा है, यह उन्होंने अपनी जिंदगी से सीखा है। वे शब्दों से खेलती हैं, वे शब्दों से खेलती हैं और अपनी जबान उर्दू भाषा को उंगली पे नचाती हैं। शायद इसीलिए कोई चीज ठिकाने पर नहीं, उनके यहाँ कोई चीज ठिकाने पर नहीं, न सूरज, न चांद, न धरती, न मिट्टी और न उनकी अपनी देह। यही नहीं, उनकी पहचान और उनके रंग भी उड़े उड़े से दिखाई दे रही है। सारा की कविता की खूबसूरती है उनकी आंतरिक लय, जो पढ़ने का लोभ पैदा करती है। क्रियात्मक बिंबों में करुण रस का अनंत विस्तार होता चला जाता है। अद्भुत कल्पना, अनन्य संयोजन, गूढ़ प्रतीक प्रभावित करते हैं। बावजूद अवमानना और उपेक्षा के लोग उनकी प्रतिभा का लोहा मानते हैं। उनकी एक बेमिसाल नज्म लेती हूँ, जिसका शीर्षक है रंगचोर। मैंने समुंदर का रंग चुराया था तो फर्श बनाया था। मैंने समुंदर का रंग चुराया था तो फर्श बनाया था। आंखों के रंग चुराए थे तो दीवार बनाई थी। सूरज का रंग चुराया था तो छांव बनाई थी। भूख का रंग चुराया था तो चूल्हा बनाया था। चुगली का रंग चुराया था तो कपड़े सिलवाए थे। और जब आग का रंग चोरी किया तो मेरी रोटी कच्ची रह गई, तो मेरी रोटी कच्ची रह गई। सारा जहनी तौर पे बहुत अमीर थी। उनकी शायरी का गोशा गोशा मौलिक है। अलंकारों में उपमा अलंकार पसंद नहीं, वे हमेशा रूपक का प्रयोग करती हैं।
उन्हें लगता है कि भूख की तो उपमा हो ही नहीं सकती। भूख को कैसे बताया जा सकता है कि ऐसी होती है भूख? हाँ, रूपक जरूर हो सकता है। यहाँ अनुभूति और ईमानदार अभिव्यक्ति का चमत्कार देखने को मिलता है। उनके यहाँ कई ऐसे शब्द हैं जो महज शब्द नहीं बल्कि प्रतीक बनकर आते हैं और अर्थवान हो जाते हैं। जैसे कशकोल शब्द उनकी शायरी में बहुत आता है, जिसका अर्थ है भिखारी का कटोरा, जो अनचाही, मजबूरी, बेचैनी और अभाव को व्यक्त करता है। एक कविता, रात एक दुआ कशकोल में गिरी तो रेजगारी बिखर गई। मौत को जायका पड़ जाता तो कपड़े कभी ना धोती, लेकिन मुझे गिन लो तो अच्छा है, ताकि तुम्हारा कशकोल पूरा हो जाए, ताकि तुम्हारा कशकोल पूरा हो जाए। इंसानी गारे से ये कविता ली गई है। कशकोल का प्रयोग बहुत किया है उन्होंने, तन्हाई के लिए भी आता है, भूख के लिए भी आता है। भूख है कशकोल तो एक कविता ही है उनकी। ये यहाँ पर मैं थोड़ी सी अपने लेख को विराम देती हूँ और बीच में कुछ कविताओं का पाठ करती हूँ। उसके बाद से फिर मैं यहाँ से शुरू करूँ, ठीक है? मैं कुछ कविताओं का पाठ शुरू करती हूँ जी। तो ये नींद का रंग इस किताब से नींद का रंग ही शीर्षक कविता का पाठ करती हूँ। नींद का रंग। नींद का रंग जब मेरे कपड़ों से गिरता, मेरी मिट्टी सियाह हो जाती। नींद का रंग जब मेरे कपड़ों पे गिरता, मेरी मिट्टी सियाह हो जाती। थकी हुई रूहों के पास भी अंधेरे न थे जो मैं चिराग जलाती, और खिलौनों को जोड़ना मेरी आदत नहीं थी। कड़ियां रिहाई के बाद कड़ियां ही रह जाती, कड़ियां रिहाई के बाद कड़ियां ही रह जाती। मैं आंखों को चुप चुप देखती, गरीब को भूख से ज्यादा नंगा देखना चाहती थी। मैं अपने आप में डूब रही थी कि हर मौज जमीन होकर रह गई। आंखों से नींद का रंग गिर गया। कहीं से इंसानी अंधेरा मिल जाता, कहीं से इंसानी अंधेरा मिल जाता तो आंखें और नींद देखने लगती, और मैं बीनाई को बुझने ना देती। सच्चाइयों के संग रेजे जब मुझे दफन कर चुके, तो मैं बुत बन गई। मुर्दा आंखों पर बयान करने के लिए कोई आवाज न रह गई। मेरी रूह में सन्नाटे की परवाज रह गई थी, और मिट्टी अपने जर्रों में मर चुकी थी। मिट्टी के रहम से इंसान पैदा करना मेरे बस में नहीं था। सो मैं इंसान की नींद में शामिल थी। जिंदा आंसू कहाँ रखती कि जिल्लत में मेरा दिल डूब मरा था, और सूरज भी अपनी कैद से निकलने वाला था। ऐ मेरे नाम, ऐ मेरे नाम, मुझसे मत छुप। मुझे पता है तू सबसे बड़ा गुनहगार है, और लोग भी जानते हैं तेरा नाम बड़ा ही नंगा नाम। अरे मुझसे सतरपोशी क्यों करता है? सतरपोशी का अर्थ इन्होंने दिया है बदन ढांकना। अरे मुझसे सतरपोशी क्यों करता है? मांग ले किसी नाम वाले का नाम। सो जा, सो जा, अभी रात बाकी है।
जाग रे जाग, लहू पैबंदी होने को चला है। आ मेरे अंदर महावीर रक्स रह। महावीर रक्स का अर्थ दिया है नाचने में मगन। आ मेरे अंदर महावीर रक्स रह कि बदन और नाम, बेटी और जोरू, दीवार में जल बुझ कि आज हवाओं के साथ चिराग भी पागल हो गए हैं। हरामजादे कुत्ते जब से जन्म लिया है मेरे पीछे पड़ा हुआ है। ओहो पकड़ा गया, तेरा जन्म भी तो मेरे साथ ही हुआ था। मैं तो इतनी अच्छी थी, क्या मैंने तुझे दूध नहीं पिलाया? तेरी वजह से लोगों के साथ सोई नहीं हूँ, तुझे बड़ा नहीं किया है। मेरे साथ चलते चलते कभी मिट्टी में चला जाता है, कभी फूल बन लम्हे को धोखा बनता है, कभी लोगों के लबों से खेलता है। आखिर चाहता क्या है? तूने कहा मेरे साथ हम बिस्तरी कर, सो तुझे पैदाइश वाले दिन से अपनी आमल नाल में बांध लाई। मैं जरा सी पागल हुई तो कोठे पर जा बैठा, घुंघरू चिरागों के साथ ही बुझ गए। अरे तेरे लंगोट मेरे पास हैं, हार जा कि आज तक कोई नहीं हारा। इतनी मुरली बजा कि अपने आजा में महव हो जाऊं, इतने साज छेड़ कि मैं आंखों से दूर चली जाऊं। किसी वीरान दिल में, किसी वीरान चाप में फिर दूसरे नाम वाले ने अपने बदन के लिए 5 रुपए का टिकट लगाया है। और ए नाम, मेरा टिकट तो तू है। रुसवाई का टिकट, कटी हुई नेकियों का टिकट, मर्द में फंस जाने का टिकट। मुझसे झूठ मत बोला करो, मुझसे झूठ मत बोला करो कि मेरी रात काबिले एहतराम है, कि मेरी शर्मगाह में कितने ही लोग मर रहे हैं और मैं जिंदा हो रही हूँ। और मेरी बहन एक पेड़ की छांव में खड़ी है, उसे क्या खबर कि मैं कौन हूँ। और ए नाम, तू कौन है? उल्लू के कान में सारे आजा बांट चुकी कि बदन से क्या नाता, और किसी का भी बदन से क्या नाता। खुदा ने भी खुद कहा है तुम्हारे मांस कीड़े खाएंगे, तुम्हारे मांस कीड़े खाएंगे। अगर मेरा मांस मर्द खा रहा है तो क्या हरज है? और फिर भूख लगी हो तो हराम खाओ। सो मैं हराम के मर्द खा रही हूँ। किस्सा क्या है? मेरा नाम मेरी पहचान नहीं, मेरी धारें मर्द को लपेट रही हैं, कैदी है ना, इसीलिए हमें आंख मिचौली नहीं खेलने देता। मेरा नाम भाग गया, इसीलिए इंसानों आज मेरा नाम ढूंढ लाओ। मर्दों कोई कब्र मेरे लिए भी छोड़ दो। कहते हो तो आग में अपनी कब्र बना लूंगी। मेरा नाम चिरागों में लगी हुई आग में जलता रहेगा, और मैं चिता की आग। बोलो, सारे समुंदर तुमने गिन लिए, सारे समुंदर तुमने गिन लिए, दरिया यतीम तो नहीं। ए नाम, मेरे दिल की मेरी एक कब्र बना डाल, कि यही एक रिश्ता है। ए नाम, मेरे नाम, हर दिल में मेरी एक कब्र बना डाल, कि यही एक रिश्ता है। ये कविता थी नींद का रंग, टाइटल कविता थी। अब मैं दूसरी कविता पढ़ने जा रही हूँ। मेरे बेटे, मेरे बेटे शीर्षक से। एक दिन मुझ पे मेरी आंखें टूट पड़ी, एक दिन मुझ पर मेरी आंखें टूट पड़ी। मुझे तेरी खाली आंखों की कसम, ऐसा ही सन्नाटा था जब मेरा बाप खो गया था। तेरे पास खिलौने नहीं, मेरे पास तो हैं। मैंने अपना नाम मिटाकर तेरा नाम रखा था। मेरा खाली कफन तेरी माँ की लाश रखता है। तुझे मिट्टी पर नींद आ गई तो मैं जाग गई बेटा।
जागती आंख के पास ना कोई चांद होता है, ना कोई सूरज। मेरे सुख दुख की पड़ोस में रहने लगे, मेरे दुख सुख की पड़ोस में रहने लगे। मेरे पिस्तान तुम्हें आवाज देते, आखिर सफर कदम की कैद में आए। तेरे एक आंसू पे तेरी माँ बाजार हो आई। पंछी मुझे खाली हाथ छोड़ गए, आखिर बाजार लगे। पहली बोली तेरी माँ की लगी, पहली बोली तेरी माँ की लगी, और आखिरी बोली तक तेरा बाप सोता रहा। अगर मैं अपने गुनाह में मसरूफ हूं तो मत पुकारना बेटा, कि मैं तेरी हर सदा पर जन्म लेती हूँ, कि मैं तेरी हर सदा पे जन्म लेती हूँ। अगर मैंने जन्म ले लिया है तो बेटा शाम को मुझे दार पर चढ़ा देना कि तेरा जन्म सबके साए में हुआ था, कि तेरा जन्म सबके साए में हुआ था। अगली कविता लेती हूँ, मुजरा। मुजरा एक छोटी सी कविता है जिसमें क्या कहती हैं वे कि दिल की मुजरा सुनो, प्रकृति की मुजरा सुनो। शीर्षक है मुजरा। दिल का मुजरा सुनो, दिल का मुजरा सुनो, और आवाजों के तमाम सिक्के पाजेब की रूह से दूर फेंक दो, पाजेब की रूह से दूर फेंक दो। रास्तों को कैद कर दो और सूलियों को सोचने दो, रास्तों को कैद कर दो और सूलियों को सोचने दो। और दिल का मुजरा सुनो, फूलों को अपने पूरे लहू से हंस लेने दो, फूलों को अपने पूरे लहू से हंस लेने दो। और फूलों का मुजरा सुनो, सूखी रोटी की आवाज कहीं से आ रही है, सूखी रोटी की आवाज कहीं से आ रही है। मुझे थोड़े से भूखे रंग दे दो और जंजीर के मुजरे की कड़ियां, जंजीर के मुजरे की कड़ियां खोल दो। ये उनका नींद का रंग से मुजरा नाम की कविता थी। नींद का रंग से ये 3 कविताओं का पाठ किया मैंने। अब मैं आंखें कविता, जो उनकी इसमें बहुत उन्होंने खुद ही तैयार किया था और पहले की उनकी नज़में हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक नज्म है उनकी, औरत और नमक। पढ़ती हूँ मैं इसको। औरत और नमक। इज्जत की बहुत सी किस्में हैं, इज्जत की बहुत सी किस्में हैं। घूंघट, थप्पड़, गंदुम। इज्जत के ताबूत में कैद की मीखे ठोकी गई, इज्जत के ताबूत में कैद की मीखे मीखे मतलब कीलें, कीलें ठोकी गई हैं। घर से लेकर फुटपाथ तक हमारा नहीं, इज्जत हमारे गुजारे की बात है। इज्जत के नेजे से हमें दागा जाता है, नेजा मतलब आला, इज्जत के नेजे से हमें दागा जाता है। इज्जत की कनी हमारी जबान से शुरू होती है। कोई रात हमारा नमक चख ले, कोई रात हमारा नमक चख ले तो एक जिंदगी हमें बेजायका रोटी कहा जाता है। ये कैसा बाजार है, ये कैसा बाजार है कि रंग साज ही फीका रहे। खला की हथेली पे पतंगे मर रही, खला की हथेली, खला शून्य, खला की हथेली पर पतंगे मर रही हैं। मैं कैद में बच्चे जनती हूँ। जायज औलाद के लिए जमीन खिलंदड़ी होनी चाहिए। तुम डर में बच्चे जनती हो, तुम डर में बच्चे जनती हो, इसीलिए आज तुम्हारी कोई नस्ल नहीं। तुम डर में बच्चे जनती हो, इसीलिए आज तुम्हारी कोई नस्ल नहीं। तुम जिस्म के एक बंद से पुकारी जाती हो, तुम जिस्म के एक बंद से पुकारी जाती हो। तुम्हारी हैसियत में तो चाल रख दी गई है,
तुम्हारी हैसियत में तो चाल रख दी गई है, एक खूबसूरत चाल। झूठी मुस्कुराहट तुम्हारे लबों पे तराश दी गई है। झूठी मुस्कुराहट तुम्हारे लबों पे तराश दी गई है कि तुम सदियों से रोई नहीं, तुम सदियों से रोई नहीं हो। क्या माँ ऐसी होती है? क्या माँ ऐसी होती है? तुम्हारे बच्चे फीके क्यों पड़े हैं? तुम किस कुनबे की माँ हो? तुम किस कुनबे की माँ हो? रेप की, कैद की, बटे हुए जिस्म की? रेप की, कैद की, बटे हुए जिस्म की, या ईंटों में चुनी हुई बेटियों की? बाजारों में तुम्हारी बेटियां अपने लहू से भूख गूंदती हैं और अपना गोश्त खाती हैं। ये तुम्हारी कौन सी आंखें हैं? ये तुम्हारे घर की दीवार की कौन सी चिनाई है? तुमने मेरी हंसी में तवारुफ रखा, तुमने मेरी हंसी में तवारुफ रखा और अपने बेटे का नाम, अपने बेटे का नाम सिक्का-ए राइज उल वक्त रखा। मतलब वो सिक्का जो जमाने में हर जमाने में हर समय में चलता है। बेटे का नाम सिक्का-ए राइज उल वक्त रखा। आज तुम्हारी बेटी अपनी बेटियों से कहती है, मैं अपनी बेटी की जबान दागूंगी। लहू थूकती औरत धात नहीं, चूड़ियों की चोर नहीं, मैदान मेरा हौसला है, मैदान मेरा हौसला है, अंगारा मेरी ख्वाहिश। हम सर पे कफन बांध कर पैदा हुए हैं, हम सर पे कफन बांध कर पैदा हुए हैं, कोई अंगूठी पहनकर नहीं जिसे तुम चोरी कर लो, कोई अंगूठी पहनकर नहीं जिसे तुम चोरी कर लोगे। ये कविता औरत और नमक, ये थी। अगली कविता मैं लेती हूँ। कैद खाना शुरू होता है। उनकी सारी कविताएं बहुत अच्छी थी, बहुत ही मुश्किल था मुझे चुनना कि कौन सी कविताएं मैं कहूँ, सुनाऊं, लेकिन ये अब मैं कैद खाना शुरू होता है। देखिए, इंसान वो है जो बदी को भी ईमानदारी से खर्च करे। इंसान वो है जो बदी, बदी मतलब बुराई, बुराई को भी ईमानदारी से खर्च करे। हमारा आधा धड़ नेकी है और आधा धड़ बदी है। हमारा आधा धड़ नेकी है और आधा धड़ बदी है। लफ्ज बड़ा आदमखोर होता है। तुमसे एक कैद खाना शुरू होता है। मेरे लब हिलते तो लोग हंसते, मेरे लब हिलते तो लोग हंसते, मगर मेरी कठपुतली मुझसे खुश, मेरी कठपुतली मुझसे खुश। खुश थी, मैं पल्लू से पैसे चुराती थी, मैंने ये पैसे कभी खर्च नहीं किए, खैरात कर दी। मैंने मोल सुराहियां भरी, प्यास मुझे महंगी पड़ी। मैंने मोल सुराहियां भरी, प्यास मुझे महंगी पड़ी। बताने वालों ने बताया, तेरी कोख से पैदा होने वाले तेरे सब्र से मर गए। तेरी कोख से पैदा होने वाले तेरे सब्र से मर गए। और सखी जो उदारता है, जो और सखी लौंडी मुल्क बर दर बदर कर दी गई, दर बदर कर दी गई। जब से समुंदर करीब रहने लगा है, जब से समुंदर करीब रहने लगा है, जब से समुंदर करीब रहने लगा है, मोहल्ले के बच्चे दूर नहीं जाते। उनकी माएं उन्हें बताती हैं कि खेल से ज्यादा गेंद महंगी होती है। बताने वालों ने बताया कि तुम्हारी माँ खांस रही है और दवा से खाली शीशी 4 आने में आती है। उसका दुख या तो मैं हूं या किसी भी इलाके की कोई एक कब्र। नागमणि का भी एक त्योहार होता है, नागमणि का भी
एक त्योहार होता है, लेकिन मैं इतनी जहरीली हो चुकी थी कि अपने मन के गिर्द नाच नहीं सकती। मोर अपने पांव देखकर रोता है, मैं इंसान को देखकर रोती हूँ, मैं इंसान को देखकर रोती हूँ। इन खेतों की उजरत ही हमारी भूख है। जूती के टूटने पे एक कील ठोक दी जाती, जूती के टूटने पर एक कील ठोक दी जाती है और एक सफर इजाद कर दिया जाता है। किसी बच्चे को सोच के फन फारे अदा करने होंगे और कोई टकसाल पे बह जाएगा। सूरज निकलने से पहले इस मोहल्ले का नाम तब्दील हो जाएगा और संगे मील बच्चों की उम्र लिख दी जाएगी। मैं भी पहले पेड़ों की तरह सोचा करती थी, जाने वालों को मुबारकबाद देती थी और आने वाले को अलविदा, आने वाले को अलविदा। सलाख तराशो, सलाख तराशो कि कैद का नया मफहूम सामने आए, कैद का नया मफहूम, मफहूम मतलब कलाकृतियां, मफहूम सामने आए। ये कविता थी, कैद खाना शुरू होता है। अगली कविता मैं लेती हूँ। सराय, अगली कविता है साई की खामोशी। साई की खामोशी, साई की ये आखिरी कविता है। इसके बाद फिर मैं लेख अपना कंटिन्यू करती हूँ। साई की खामोशी सिर्फ जमीन सहती है, खोखला पेड़ नहीं या खोखली हंसी नहीं। और फिर अनजान अपनी अनजानी हंसी में हंसा, कह कहे का पत्थर संग रेजों में तकसीम हो गया। साई की खामोशी और फूल नहीं सहते, तुम समुंदर को लहरों में तरतीब मत दो, तुम समुंदर को लहरों में तरतीब मत दो कि तुम खुद अपनी तरतीब नहीं जानते। तुम जमीन पे चलना क्या जानो, तुम जमीन पे चलना क्या जानो कि बुद्ध के दिल में तुम्हें धड़कना नहीं आता, कि बुद्ध के दिल में तुम्हें धड़कना नहीं आता। कविताएं यहाँ पे मैं खत्म करती हूँ और लेख जो थोड़ा सा बचा है सारा शगुफ्ता की कविताओं के बारे में आपको ये सुनाती हूँ मैं। सारा अपनी शायरी में वस्तु स्थितियों को अपनी नजर से देखती हूँ, अपने शब्दों में परिभाषित करने की क्षमता उन्हें ग्लोबल बनाती है, यह हर देश का जाना हुआ है। आइए उनकी कविता के कुछ शब्द, कुछ पदबंध देखते हैं जो अपने आप में परिपूर्ण है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। उनके यहाँ रात बटन तोड़कर आती है, रात बटन तोड़कर आती है मतलब अंधेरा एकदम से उतर आता है। सूरज, सूरज चोरी हो जाता है, चोरी हो जाता है मतलब न्याय और रोशनी की चोरी। बदन, बदन चीखों के नेज़े पर रखा जाता है। बात, बात भूखी रह जाती है, बात भूखी रह जाती है। खौफ, खौफ कैसे आती है, खौफ बाल खोले आती है। मौत, मौत इंजाल है, इंजाल मतलब नीचे उतरना। इरादे, इरादे तलवार हैं। मुफलिसी, मुफलिसी का सांप दूध पीने भी नहीं आता। आवाज, आवाज कुंवारी है, आवाज कुंवारी है जब तक कि दूसरा ना सुन ले। अंधेरे चिरागों को गालियां देते हैं, उनका अपना वजूद जिल्लत के गिरे हुए दामों से उसने अपने आप को चुना, कि उनकी लाइन नहीं। वे दिल के बारे में कहती हैं कि दिल मेरा बादल नहीं आसमान है। दिल का चेहरा, दिल का चेहरा आंख हुआ जाता है। सदा, सदा पुकार, वो सदा
गुंबद को तोड़ती हुई थोड़ा सा आसमान भी तोड़ लाई थी। हवाएं हवाओं को पत्थर ना होने दो, हवाओं को पत्थर ना होने दो, ये बहुत कुछ कहना चाहती हैं। अपने लेखन के बारे में भी कहती हैं कि जिस्म पर पड़े हुए नील और टूटी हुई उंगली से कुछ न कुछ तो लिखूंगी। औरत की बात करते हुए सारा की लेखनी तीखी हो जाती है और ताप बर्दाश्त से बाहर। कविता झूले की तरह पाठक को कई हाथ पीछे और कई हाथ आगे ले जाती है। यह औरत हर देश, हर कस्बे में है। इस औरत का दर्द समझने के लिए औरत और नमक कविता में व्यंग्य की परतें देखने लायक हैं, जो कविता मैंने अभी पाठ किया था। आगे देखते हैं। सारा शगुफ्ता का जीवन एक लंबे अवसाद का जीवन है, यह सत्य है। लेकिन इसकी जगह पर मैं ये कहना पसंद करूंगी कि सारा का संपूर्ण जीवन असहमति का जीवन है। उन्होंने परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं और दिखावटी नैतिकता का विरोध किया। पितृसत्ता की व्यवस्था से जो सहमत रहते हैं वे ही नफरती ब्रिगेड में बदल जाते हैं। सारा उनकी आंखों में खटकती हैं। वर्ग भेद, जाति भेद का दंश तो था ही, बुद्धिजीवियों के अपने दायरे थे जिसमें वे फिट नहीं बैठती थी। सबसे बड़ा दुख और विडंबना तो यही है कि शायरी जानने वालों ने शायरी से ज्यादा उनकी जिंदगी में ताक झांक की और उनका क्रूर मजाक बनाया। एक लेखक को सही समझा जाए, एक लेखक को सही समझा जाए, यह उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। सारा को सही लोग नहीं मिले, सारा को सही लोग नहीं मिले, किसी ने उनके दुख को साझा नहीं किया, किसी को उन पर नाज नहीं था। आजाद सोच के बावजूद वे खुद को आजाद नहीं कर पाई और दिनों दिन मृत्यु की ओर बढ़ती चली गई। उनकी तड़प थी नज्म लिखना और ख्वाब था किताब का छपना। अगर अमृता प्रीतम उन्हें ना मिलती तो वे शायद हम तक ना पहुंचती। अब जबकि उनका काम अनुवादित हो रहा है, उन्हें पढ़ा जा रहा है, तो उनके महत्व को स्वीकार भी किया जा रहा है। सारा ने उर्दू और पंजाबी दोनों भाषाओं में लिखा। उर्दू शायरी को ठोस एवं वजनदार मुकाम तक पहुंचाया। अपने आप को छील कर नंगा सच बोलने वाली सारा शगुफ्ता को आज हम विद्रोही नारीवादी कवियों की अगली कतार में पाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जी, आवाज। आप उषा जी, जी, आपने सारा शगुफ्ता की वो नज़में सुनाई उनके संग्रहों से, जिनको सुनकर शायरा के जीवन, संघर्ष का हमें पता चलता है। कविता में शायरा का अपना जीवन ही नहीं, बल्कि उस समय और आज भी
स्त्री की स्थिति और दशा को लेकर के बहुत उम्दा कविताएं हैं, जिसमें दर्द है। जी समाज में बढ़ती जा रही अमानवीयता के बिंब हैं, और वो बिंब बिंब नहीं है, यथार्थ है, यथार्थ। लिखावट के दर्शकों और श्रोताओं को आपने सारा शगुफ्ता से परिचय कराया, उनकी कविताओं से परिचय कराया, और ये सूचनाएं भी आज प्रसारित हुई कि अमृता प्रीतम ने उनकी जीवनी लिखा था, और उनकी कविताओं के 2 संग्रह हिंदी में जी उपलब्ध हैं, और जो कि राजकमल प्रकाशन से हैं। तो लोगों को, हम सबको सारा की कविताएं पढ़नी चाहिए। ये हमारी सोच को बदलने वाली कविताएं हैं, जी हमारी बिल्कुल समझ को विकसित करने वाली कविताएं हैं, जी समाज को सचेत करने वाली कविताएं हैं। तो मैं लिखावट की ओर से, लिखावट के श्रोताओं और दर्शकों की ओर से, मैं उषा राय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे साथ मुंबई से उषा मिश्र जी जुड़ी हैं, आभा सिंह जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी का और आभा का। तो आप लोगों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और ये रिकॉर्डिंग YouTube, लिखावट के YouTube पर रहेगा, जहाँ से आप लोग फिर सुन सकते हैं, और श्रोता दर्शक जरूर सुनेंगे और सारा की कविताओं को सराहेंगे भी, और साथ साथ उषा राय जी को भी सराहेंगे कि उन्होंने एक शायरा की कहानी सुनाई, जो इतनी बड़ी कविताएं अपने जीवन के मात्र 30 वर्षों के भीतर जी इन कविताओं को लिखा, उस दर्द को सहा, समाज को दिखाया। तो उषा राय जी, आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह और देशों से भी आप कविता और कवियों को इस मंच पर ला सकती हैं दर्शकों के लिए। धन्यवाद।